अरे भैया बहनों, पिछले सप्ताह भूगोल में अपवाह नामक पाठ में मैंने आपको अपवाह शब्द का अर्थ, अपवाह द्रोणी, अपवाह प्रतिरूप इसके बारे में समझाया था। आज मैं आपको भारत में अपवाह तंत्र के बारे में समझाऊंगा। भारत में अपवाह तंत्र, भारत की नदियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। दोनों भागों की प्रमुख नदियों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ बारहमासी होती हैं। इन नदियों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहती है। इन्हें वर्षा जल के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की नदियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, जो हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने अपने अपवाह मार्ग में पर्वतों को काटकर गार्ज का अर्थ होता है महाखड्ड का निर्माण किया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ पर्याप्त मात्रा में जल का बहाव करती हैं। परिणामतः ये अपने उत्पत्ति स्थान से समुद्र तक की लंबी दूरी को तय करने में सक्षम होती हैं। इस हिमालय तंत्र की नदियों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नूब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी गंगोत्री हिमनदी के गौमुख से निकलती है। आगे चलकर इसमें अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियां भी शामिल हो जाती हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई हरिद्वार पहुंचती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियां प्रमुख हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ भागों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उर्वरता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुम हिमनद से होता है। यह स्रोत सिंधु और सतलज नदी के स्रोतों से अधिक पास है। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग भारतीय सीमा से बाहर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के समांतर पूर्व दिशा में बहती है। तिब्बत स्थित नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाती है। यहाँ ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है तथा इसे यहाँ दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग
लोहित, केनुला इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ यही नदियां व अन्य सहायक नदियां असोम में इसे मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। पश्चिमी घाट द्वारा प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण होता है, जो पश्चिम तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली कई छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारानुद्मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हम निम्न प्रकार की द्रोणियों में व्यक्त कर सकते हैं: नर्मदा द्रोणी, ताप्ती द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी, कावेरी द्रोणी। प्यारे भैया बहनों, पाठ को और अधिक समझने के लिए यदि आपने पहली वीडियो इस पाठ की नहीं सुनी है तो पहली वीडियो सुने, उसके बाद जो वीडियो मैं आज भेज रहा हूँ उसको सुने और जो मैं लिखित कार्य आपको दे रहा हूँ वो लिखें, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। शेष अगले वीडियो में।